Good morning, students. BSc पार्ट थर्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड आयोनिक बॉन्डिंग की हमने कुछ क्लासेस को पहले डिस्कस किया है। हमने बेसिकली बॉन्ड्स किस तरह के होते हैं, बॉन्ड्स की एनर्जी क्या है, क्रिस्टल का क्या स्ट्रक्चर है और क्रिस्टल क्या है। क्रिस्टल के लिए हमने यूनिट सेल, प्रिमिटिव सेल्स, मिलर इंडिसेस और डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स को हमने डिस्कस किया। ये हमारा बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक पोर्शन कंप्लीट हो चुका था कि वे किस तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है, एफसीसी है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस किया कि पर क्रिस्टल कितने एटम हम मान सकते हैं, देन उनकी क्या पैकिंग फ्रैक्शन है, ये एटसेट्रा हम लास्ट क्लासेस तक कर चुके हैं। आज और आज की से नेक्स्ट जो दो क्लास आज से क्लास आएगी, इसके अंदर हम एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात करेंगे। बेसिकली हमारा आज के दो टॉपिक हैं, उसमें सबसे पहला है एक्स किरणों का विवर्तन। देखिए, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज के लिए मैं आपको पहले विवर्तन की डेफिनेशन पे जाता हूँ। विवर्तन ये कहता है कि जब भी कोई किरणें होती है, वे उनके किरण के जो ज्ञात प्रकाश किरण है या कोई भी तरंग है, उसके तरंगदैर्ध्य की कोटि का अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, कोई बाधा आती है, तो उसमें विवर्तन प्रारूप हमें ऑब्जर्व होता है। मीन्स कहीं ना कहीं अगर हमारे पास प्रकाश की बात कर रहे हैं जिसका तरंगदैर्ध्य 10⁻⁻7 मीटर में है, तो अगर इस कोटि का हमारे पास कोई बाधा आती है तो हम प्रकाश का विवर्तन देखते हैं। ध्वनि का विवर्तन हम आसानी से देखते हैं क्योंकि ध्वनि का तरंगदैर्ध्य मीटर की कोटि का होता है। सामान्यतः हम मैक्रोस्कोपिक वे में रूम में ध्वनि का विवर्तन क्या होता है बता देते हैं, लेकिन चूंकि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कम है, उसको हम सामान्य परिस्थिति में नहीं बताते, लेबोरेटरी में उसको डिस्कस करते हैं। इसी कंटिन्यूएशन में आता है हमारा एक्सरे का विवर्तन। एक्सरे का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक्सरे का जो तरंगदैर्ध्य है वो लगभग 1 एंगस्ट्रॉन अर्थात 10⁻⁻10 मीटर के कोटि का होता है, और इसी कोटि के अंदर मैटर वेव्स का कंसेप्ट आया है। मीन्स डी ब्रोगली के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका तरंगदैर्ध्य भी लगभग 1 एंगस्ट्रॉन की कोटि का है। तो जो एक्सरे डिफ्रैक्शन का प्रयोग है वो हम डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने में डेविसन जर्मन ने यूज किया था। हमारे प्रेजेंट टॉपिक के हिसाब से हम एक्स किरणों के विवर्तन की बात करते हैं, तो देखिए एक्स किरण का तरंगदैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉन की कोटि का। इसके विवर्तन को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए, जो बाधा होनी चाहिए या कोई छिद्र होना चाहिए, वो 1 एंगस्ट्रॉन की कोटि का होना चाहिए। और हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जो क्रिस्टल्स हैं उनमें जो इंटर एटॉमिक स्पेस है वो एंगस्ट्रॉन की कोटि का है। तो अगर हम क्रिस्टल्स पे एक्सरे को बम्बार्ड करें तो संभावना है कि हम एक्सरे का विवर्तन देख सकते हैं। तो लॉ ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कंसेप्ट दिया। उसने कहा जो एक्स किरणों का विवर्तन है, अगर हम जैसे जिंक सल्फाइड है इसके ऊपर एक्सरे को बम्बार्ड करें तो फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें कोई स्पेशल डॉट्स पर आएंगे जो क्लियरली विवर्तन प्रारूप के समान है। मीन्स कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इट्स मीन एक्सरे का डिफ्रैक्शन क्रिस्टल के अंदर काम में आ सकता है। यानी अगर क्रिस्टल्स पे एक्सरे को बम्बार्ड करें तो हम वहाँ पर विवर्तन देख सकते हैं। इसका डुअल बेनिफिट हो गया, हम इससे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर सकते हैं अगर एक्सरे नोन है तो, और अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर नोन है तो एक्सरे की क्वालिटीज को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले लाउ ने एक कंसेप्ट दिया और जिन साइंटिस्ट ने इनको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया तो हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे एक ऑब्जर्वेशन आया और इसको हमने लाउ का प्रारूप कहा या लाउस पैटर्न कहा। इसमें ब्रैग ने क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए जो इक्वेशन दी, हम उसको यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, ब्रैग ने ये कहा कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके अंदर जब एक्सरेज आती हैं तो उनका आपतन कोण इंसिडेंट एंगल डिफरेंट होगा, और ये डिफरेंटली
डिफ्रैक्टेड होंगी, विवर्तित होंगी, तो उनसे जो संपोषी और व्यतिकरण आएगा या विनाशी व्यतिकरण आएगा वो प्रारूप हमें एक्सरे प्लेट पे आता है। हम यहाँ पर ब्रैग के समीकरण को निकालते हैं। ब्रैग ने एक कंडीशन दी कि किस तरह से हमारे पास संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन आएगी या विनाशी की आएगी। तो ब्रैग के हिसाब से हमने एक क्रिस्टल लिया, इसकी क्रिस्टल की इंटर एटॉमिक स्पेस डी है या क्रिस्टल का कांस्टेंट डी है, मीन्स दो तलों के बीच की दूरी टी है। ब्रैग के अनुसार यह हमने एक किरण ली, एक एक्सरे लिया पी, जो रे पी यहाँ पर एक एटम से डिफ्रैक्ट होती है। तो देखिए पी किरण यहाँ पर आई एन पॉइंट पर, जिसका लेटिस के प्लेन के साथ एंगल थीटा था, तो ये डिफ्रैक्ट होके पी डैश की फॉर्म में चली गई, यह सिंपल रिफ्लेक्शन हुआ। इन द सिमिलर वे एक दूसरी रे ली, से क्यू रे, ये रे ए डैश प्लेन की जगह इसके इंटरनल प्लेन से बी बी डैश से डिफ्रैक्ट हुई। यानी हम जस्ट यहाँ टू रेज को डिस्कस कर रहे हैं। पहली है पी, जो पी एन से रिफ्लेक्ट हुई और पी डैश पे चली गई। दूसरी क्यू है, जो इससे इंटरनल प्लेन से जो बी बी डैश है इससे डिफ्रैक्ट हुई क्यू टी पॉइंट से और क्यू डैश निकल गई। इस तरह से पी डैश और क्यू डैश जो हमारी रेज आएंगी, जो कि यहाँ पर एक तरह से डिफ्रैक्ट हुई हैं, इनके अध्यारोपण की कंडीशन को हम देखते हैं कि इनका पथांतर क्या होगा। तो देखिए अगर मैं इसके पथांतर की बात करूं तो मैंने एन से यहाँ एल एक लंब दिया और एन से इस वाले पे एम पे लंब दिया, तो जो पथांतर आएगा वो मेरा हो जाएगा एल टी प्लस टी एम। अब देखिए पी से एन और एन से पी डैश जा रही है, ये क्यू एल तक आ रही है, ये एक्स्ट्रा चल रही है एल टी, देन एक्स्ट्रा चल रही है टी एम। तो इन दोनों किरणों का जो पथांतर आएगा वो आएगा एल टी प्लस टी एम। वैसे तो मैं सिमेट्री से कह सकता हूँ इन दोनों के इक्विवेलेंट है, बट फिर भी अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ एल एन टी। आप ट्रायंगल देखिए एल एन टी, जब ये एंगल थीटा था, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। यहाँ से मैंने लंब डाला तो आप देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल बना एल एन टी, अगर एल एन टी के अंदर मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखता हूँ तो मेरे पास साइन थीटा आएगा एल्टीट्यूड दैट इज एल टी अपॉन बेस दैट इज एन टी। इसका मतलब एल टी का मान हो गया एन टी साइन थीटा। और इसी तरह से अगर आप ट्रायंगल लेते हैं एन एम टी तो आप इससे निकाल सकेंगे कि जो टी एम है वो हो जाएगा एन टी साइन थीटा। इसका मतलब जो पथांतर है वो मेरा हो जाएगा 2 एन टी साइन थीटा। आप देखें एन टी मीन्स प्लेन्स के बीच का डिफरेंस, जिससे हमने स्टैंडर्ड वे में थीटा लिया है। इसका मतलब इन दो किरणों का जो पथांतर आ रहा है वो आ गया 2d साइन थीटा। मीन्स हम ये कह सकते हैं भी हमने दो किरणें ली है, एक किरण है जो ए डैश से डिफ्रैक्ट हुई है और एक है जो बी बी डैश से हुई है। इन दोनों के बीच का पथांतर आ रहा है 2d साइन थीटा। हम जानते हैं कि संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन होती है लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा, यानी इन दोनों के मध्य संपोषी व्यतिकरण होगा यदि 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा है। ये हमारी ब्रैग्स इक्वेशन कहलाती है। ये ब्रैग ने बताया कि अगर प्लेन्स के बीच का डिफरेंस d है तो किसी एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन मीन्स ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन है 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। नाउ इस कंडीशन से हम ये भी कह सकते हैं कि जो d है वो किसके इक्वल हो गया एन लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। देखिए d है मीन्स अगर हम कौन सा क्रिस्टल काम में लें, ऐसा कौन सा क्रिस्टल काम में लें जिसकी d की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू से हम डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर सकें। तो देखिए डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो मिनिमम d कितना होना चाहिए, d मिनिमम हो जाएगा जब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। जब साइन मैक्सिमम होगा तो d मिनिमम होगा। तो इससे हम निकालते हैं कि हमारा d मिनिमम लैम्डा बाई 2 के इक्वल होनी चाहिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए।
एक ये महत्वपूर्ण शर्त है कि अगर हम कभी एक्सरे का डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करना चाहते हैं, हो सकता है किसी क्रिस्टल पे ऑब्जर्व हो और किसी पे नहीं हो। एक्सरे का डिफ्रैक्शन हम तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब क्रिस्टल में जो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस डी है वो मिनिमम वेव में λ/2 या उससे हायर हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 एंगस्ट्रॉन की एक एक्सरे ली और मैं एक डिफ्रैक्शन देखना चाह रहा हूँ। अब मेरे पास एक क्रिस्टल है जिसका इंटर प्लेन डिस्टेंस d 0.25 एंगस्ट्रॉन है, तो वहाँ हम डिफ्रैक्शन नहीं देख सकते, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन भी तब नजर आएगा जब d मिनिमम λ/2 हो। मैंने एक एग्जांपल लिया है, मेरे पास एक्सरे है जिसका तरंग दैर्ध्य λ1 एंगस्ट्रॉन है। इसका मतलब मुझे ऐसे क्रिस्टल लेने पड़ेंगे जहां पर d एटलीस्ट 0.5 एंगस्ट्रॉन और हायर हो, यानी ऐसे क्रिस्टल जिनका इंटर एटॉमिक स्पेस या क्रिस्टल डिस्टेंस या d हमारा 0.5 एंगस्ट्रॉन से हायर है, 0.5, 0.7, 1, 2 एंगस्ट्रॉन, वहाँ हम डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करेंगे। बट अगर 0.5 से लेस है तो वहाँ ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये कंडीशन है कि हम किस प्लेन के अंदर डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो डिफ्रैक्शन वहीं ऑब्जर्व होगा जहाँ d की वैल्यू एटलीस्ट λ/2 हो या इससे हायर। ये ब्रैग्स की कंडीशन है। मैंने अभी बेसिकली शॉर्ट में ये बताया है कि एक्सरे क्या है का विवर्तन हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक्सरे और इंटर एटॉमिक स्पेस जो क्रिस्टल का है वो एक ऑर्डर का है, यानी एक्सरे का डिफ्रैक्शन हम क्रिस्टल से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये लाउ का कॉन्सेप्ट था जिसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। ब्रैग ने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास जो रेज आती है वो डिफरेंट एंगल्स पे आती है, उनका सुपरपोजिशन होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जस्ट 2 प्लेन्स लिया, ए डैश और बी डैश, इन 2 तलों से जो किरणें विवर्तित हुई, डिफ्रैक्ट हुई, उनके पाथ डिफरेंस की कैलकुलेट करके हमने कंडीशन निकाली कि जब भी 2d sin θ इक्वल टू लैम्डा है, ये फर्स्ट ऑर्डर कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन की कंडीशन है। और इसी से हमने कंडीशन निकाली कि अगर हम किसी गिवन लैम्डा के लिए अगर विवर्तन या डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हमें ऐसा क्रिस्टल लेना पड़ेगा जिसका d λ/2 से हायर हो या इक्वल हो। किसी क्रिस्टल पर एक्स किरणों के विवर्तन की शर्त को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जब किसी क्रिस्टल पे कोई एक्सरे आती है, जैसे मैंने इस चित्र में बताया है, ये कोई आपतित एक्सरे है जिसकी ऊर्जा h क्रॉस ओमेगा है और जिसका संवेग h क्रॉस k है। जब ये क्रिस्टल से टकराती है तो जो परावर्तित एक्सरे है उस परावर्तित की ऊर्जा h क्रॉस ओमेगा हो जाएगी, सॉरी ओमेगा डैश है, और उसका संवेग हो जाएगा h क्रॉस k डैश। हम यह वो शर्त निकालना चाह रहे हैं कि अगर किसी प्लेन से एक्सरे टकराती तो वहाँ उसके लिए क्या शर्त होगी, क्योंकि बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होना चाहिए। तो अगर एक प्लेन से कोई एक्सरे आपतित हुई और वो परावर्तित हुई तो मूलतः ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा संरक्षण नियम से जितनी ऊर्जा पहले थी अर्थात h क्रॉस ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू h क्रॉस ओमेगा डैश, यानी किरणों की पहले की ऊर्जा और बाद की ऊर्जा समान होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा डैश। इससे हम निकाल सकते हैं कि k और k डैश का मान समान होगा, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू सी के डैश होता है, तो उससे हम निकाल सकते हैं कि k और k डैश का मान समान होगा। अब सेकंड आता है कि संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है। संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि निकाय का जो भी विवर्तन हुआ, परावर्तन हुआ, उससे पहले का संवेग और बाद का संवेग समान होना चाहिए। तो अब देखिए, पहले का संवेग तो स्पष्ट है h क्रॉस k था, लेकिन बाद के संवेग की बात करें तो बाद के संवेग में हमारी जो किरण है वो जिस से h क्रॉस k डैश है, इसके कारण जो हमारा क्रिस्टल है वो रिकॉइल भी करेगा। अगर इसका रिकॉइल वेक्टर या हमें प्रतीक्षित सदिश g है तो मेरे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी h क्रॉस g। इसका मतलब
हम यहाँ पर अगर संवेग संरक्षण से बात करें तो h क्रॉस के मस्ट बी इक्वल टू h क्रॉस के डैश माइनस h क्रॉस जी, या हम कह सकते हैं k इज इक्वल टू के डैश माइनस जी, और k डैश इज इक्वल टू k प्लस जी। ये वेक्टर नोटेशन में है कि k डैश मस्ट बी इक्वल टू k प्लस जी। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो k डैश ये हो जाएगा k डैश स्क्वायर, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं k डैश k के इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये दोनों टर्म कैंसिल होगी और हमारे पास कंडीशन आ जाएगी 2k जी मस्ट बी प्लस जी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। यानी किसी भी क्रिस्टल के लिए यदि जो हमारी तरंग आ रही है उसका तरंग सदिश k है, जो हमारा प्लेन है उसका रिकॉइल वेक्टर g है, तो 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर मस्ट बी 0। ये किसी क्रिस्टल से एक्सरे विवर्तन की शर्त है। हम चाहें तो इससे ब्रैग्स की कंडीशन निकाल सकते हैं, दैट इज 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। आवश्यकता पड़ने पर हम उसको वर्कआउट कर सकते हैं कि k अपने आप में लैम्डा से अटैच्ड है। तो ये हमारी शर्त है, सामान्यतः पूछी जाती है कि अगर किसी क्रिस्टल से एक्स किरण का विवर्तन हो रहा है तो उसकी शर्त क्या है। अगर k तरंग सदिश है आपतित किरण का, g जो हमारा प्लेन है उसका रिकॉइल वेक्टर है, तो कंडीशन है 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर मस्ट बी 0। ये आज की क्लास हमारी यहाँ ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं ब्रैग्स लॉ के एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की बात करेंगे। थैंक यू।